जो पश्चिमोत्तर भारत है वहाँ पे गाजी का जो आक्रमण है वो देखेंगे। फिर देखेंगे भारत और मध्य एशिया में गजनवियों का पतन और गौरी वंश का जो उदय है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे तुर्कों की विजय और राजपूतों के हार के क्या कारण है इंडिया में, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में देखेंगे कि गजनवी वंश और गौरी वंश की तुलना करेंगे कि दोनों में से कौन शक्तिशाली था और दोनों ने किस प्रकार से भारत पे आक्रमण किए हैं। इसके बाद हम लोग इस पूरे चैप्टर का सारांश देखेंगे, समरी देखेंगे। फिर कुछ शब्दावली है जो हिस्ट्री के वर्ड्स पे लिखे गए हैं, उन शब्दावलियों को समझेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे कराएंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे रेफरेंस बुक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, आपके पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो उद्देश्य है वो देखेंगे। उद्देश्य में हम लोग देखेंगे कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आपके जो कंटेंट है उसमें क्या डेवलपमेंट होगा। तो देखेंगे कि पहले प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में हुए विदेशी आक्रमणों की जो बैकग्राउंड है उसको हम समझ सकेंगे इसके माध्यम से। दूसरा हम समझेंगे कि मोहम्मद गजनवी का भारत पे क्यों आक्रमण हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे कि गौरी वंश का जो उदय क्यों हुआ। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद गौरी का उत्तर भारत की विभिन्न विजय अभियानों में कौन कौन से स्टेप्स रहे, कि किन किन चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ते गए। साथ में हम लोग देखेंगे कि राजपूतों की हार के क्या कारण थे इंडिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जिस समय भारत में मोहम्मद गजनवी और गौरी का आक्रमण हुआ वहां पे सबसे शक्तिशाली समझा जाता था इंडिया में राजपूतों को, लेकिन कुछ कारणवश राजपूत इस युद्ध में पराजित हुए और उन हार के कारणों को हम यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग साथ ही साथ और देखेंगे कि मोहम्मद गौरी की जो सफलता है, जो कि लगातार जितने भी वो विजय अभियान करते जाएंगे उसमें वो सफल होते जाएंगे और इंडिया में एक टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली आक्रमणकारी के रूप में उभर के आएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे कि उनकी जो सफलता है उसके मुख्य कारण क्या है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे गजनवी वंश और गौरी वंश में क्या अंतर है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एज पर कंटेंट चालू करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम देखेंगे कि कैसे जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारत जो उपमहाद्वीप है यहाँ पे अरबों का आक्रमण होता है और जो ये अरब्स हैं वो लगातार विजय अभियान करते जाते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते जाते हैं। हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम जो आक्रमणकारी है वो अपने आक्रमण से भारत में बहुत ज़्यादा जगहों पर अपना प्रभाव स्थापित कर चुके थे। 8वीं शताब्दी में हम लोग देखेंगे कि अरब और जो सिंध पर विजय हुआ है, जिसके माध्यम से इस्लाम के इतिहास में सबसे बड़ा विजय के रूप में हम देख सकते हैं। कुछ औपनिवेशिक विद्वानों ने इस प्रकरण को बीणा परिणामों का एक विजय भी कहा, क्योंकि जो अरब है, मुस्लिम है और भारतीय शासक एक कोई बड़ी जीत नहीं थी। अरब शासन केवल सिंध तक ही सीमित था। अब हम लोग देखेंगे कि अरब आक्रमण से डरे बिना भारतीय शासकों ने अपने राज्यों पर शासन किया था। हालांकि हम लोग देखेंगे कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में मध्य एशिया में तुर्कों के उदय के साथ यह स्थिति बदल गई। उत्तर पश्चिम सीमांतों पर आधिपत्य के बाद मुस्लिम, तुर्क, मोहम्मद गजनी और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के कारण इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ। उन्होंने 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच भारत को लूटने या जीतने का प्रयास किया। इस इकाई में हम प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत की इस अनूठी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चूंकि हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी के जो शुरुआती दौर होता है उसमें मुस्लिम, तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी लूटपाट के साथ भारत में प्रारंभ करते हैं और ये आक्रमण जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है जब 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। इस इकाई में हम देखेंगे कि मुस्लिम शासन के आक्रमण, विजय और विस्तार के विभिन्न स्टेप्स क्या क्या रहे, जिसमें हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे पश्चिम और मध्य एशिया में निरंतर परिवर्तन की क्या स्थिति थी। चूंकि ये जो आक्रमण है वो लगातार होते जा रहा था, जिस वजह से यहाँ की स्थिति क्या थी ये हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि अब्बासी जो एक कबीला है वो बहुत ही पश्चिम एशिया में बहुत ही शक्तिशाली कबीले के रूप में माना जाता था। उनकी एक शक्तिशाली साम्राज्य थी। हालांकि 9वीं शताब्दी के अंत में स्थिति बदलने लगी। उन्होंने अपनी ऊर्जा और संसाधन का अधिकांश, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, वो उन्होंने क्या किया, अपनी ऊर्जा और संसाधन का अधिकांश जो भाग है वो मध्य एशिया के बुत परस्त तुर्कों से लड़ने पर खर्च कर दिया था। साम्राज्य कई आक्रमण राज्यों पे बटा हुआ था। इन राज्यों में गैर तुर्क जो शासक थे और तुर्की राजा अथवा सुल्तान इन्होंने शासन किया। हम लोग देखेंगे कि जो खलीफा है, खलीफा को आधिपत्य को इन्होंने स्वीकार कर लिया और खलीफा को इसको औपचारिक वैधता, औपचारिक पत्र जो है प्रदान कर दी गई। इनमें से अधिकांश जो मुस्लिम शासक हैं ने स्वयं को सुल्तान भी कहा। और देखेंगे कि दूसरी ओर 8वीं शताब्दी में
तुर्क खानाबदोश, मध्य और पूर्व एशिया के बीच के क्षेत्र ट्रांसऑक्सियाना, जिसे अब अरबी स्रोतों में मौरून नहर और फारसी में फरारूद के रूप में जाना जाता है, में घुसपैठ कर रहे थे और इसके पास अच्छी सैन्य कुशलता थी। और हम लोग देखेंगे इसलिए अब्बासीद खलीफा और ईरानी शासकों ने, ये देख सकते हैं यहाँ मैप के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं, 8वीं शताब्दी में ट्रांसऑक्सियाना के क्षेत्र में और प्रधान इलाकों का नक्शा जो स्रोत से ली गई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इन कीवर्ड्स को देखते हैं। मुस्लिम दीवानी और धार्मिक प्राधिकरण को पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी पूरे समुदाय के एक नेता के रूप में माना जाता है। खलीफा ने बगदाद में 1258 तक और मिस्र में 1517 में ऑटोमन के आक्रमण और विजय तक शासन किया। यह शीर्षक तब से ऑटोमन सुल्तानों के पास था जब तक इसे 1924 में अतातुर्क द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया। इस्लाम के केंद्रीय धार्मिक पाठ कुरान में भी 2 बार खलीफा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें देखते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले पृथ्वी पर अपने खलीफा को मानवतावाद का निर्माण करने के लिए भेजा। दूसरे इसमें देखेंगे कि राजा डेविड को ईश्वर के खलीफा के रूप में संबोधित किया गया है तथा उन्हें जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा और न्याय के साथ शासन करने की सीख दी गई है। तो हम लोग ये खलीफा के बारे में देख रहे हैं। जो खलीफा वर्ड है वो 1258 से लेकर के 1517 तक के चलते रहा, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि 1924 तक की ये जो खलीफा शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता रहा। बाद में इस पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे कि उन्होंने इस्लाम धर्म में परिवर्तित किए किराए के सैनिक, इस्लाम धर्म में बहुत सारे सैनिकों को किराए में ला करके परिवर्तित कर दिया गया। महल के रक्षकों और दासों के रूप में भर्ती कर लिया। धीरे धीरे इस्लामी तुर्की सेनाध्यक्षों को भाषा, शिष्टाचार, प्रशासनिक नीति आदि में परिष्कृत किया गया। इसका मतलब है कि इस तुर्की शासक व्यवस्था ने फारसी संस्कृति को आत्मसात कर लिया था और अपने नस्ली मूल पर गर्व था। वो 2 भाषाएं बोलते थे। अंततः उन्होंने पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप दोनों में अपनी शक्ति का विस्तार किया। जो अब्बासी साम्राज्य के पतन है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुप्तोत्तरकालीन उत्तर भारत जैसी स्थिति हो गई थी। यहाँ कई शासकों द्वारा शासित किया गया। प्रत्येक शासक अपने क्षेत्र और सत्ता के विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। इनके अलावा हम देखेंगे कि कुछ महत्वाकांक्षी अधिकारियों ने भी सत्ता पाने के लिए राजा को सिंहासन से हटाने का प्रयास किया। इसमें न जाने कितने राजवंशों का उदय और पतन हुआ। पश्चिम और मध्य एशिया में इस तरह के राजनीतिक प्रवाह के बीच किसी भी राजवंश की ताकत और अस्तित्व के पीछे मुख्य कारण उसकी सैन्य शक्ति और दक्षता थी। इसलिए हम कई राजवंशों को एक के बाद एक सत्ता में आते देख सकते हैं। इस तरह समानिद वंश ने 874 से लेकर के 999 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसे बल्क के ईरानी सरदार ने स्थापित किया जो धर्मांतरित था। उसने मध्य एशिया और अफगानिस्तान में समरकंद, हेरात आदि क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। इस राजवंश के बाद गजनवी वंश ने 962 से 1186 सी तक शासन किया। ये जो है गजनवी एम्पायर, जो आप देख सकते हैं ब्लू मार्क्स पे लगा हुआ, ये गजनवी एम्पायर है जो कि 975 टू 1197 तक 1187 तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया हुआ है। यह अल्पतेगिन नामक जो समानित साम्राज्य के एक तुर्की दास द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में गजनवियों को सेलुकिड और ख्वारिज्म राजवंशों ने भी हराया था। उन्होंने आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसे चेंगिज खान के निर्मम मंगोल हमलों ने चकनाचूर कर दिया था। जैसे कि ऊपर देखा गया है कि अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए इस्लामी तुर्कों के विभिन्न समूहों के बीच लगातार युद्ध किए जाते रहे। इन सभी ने युद्ध के मैदान में अच्छे सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया और सत्ता के लिए एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा भी उन्होंने की थी। इतिहासकार जो सतीश चंद्र है, जो कि मध्य एशिया के इतिहास के बारे में लिखते हैं, उन्होंने लिखा है मध्य एशिया के जो तुर्की योद्धाओं की सैन्य दक्षता के बढ़ने के कुछ कारणों के बारे में हम देखते हैं। इन कारणों को जानना जरूरी है क्योंकि भारतीय राजशाही के खिलाफ उनकी सफलता के पीछे इन्हीं कारणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कुछ कारणों को हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कुछ कारण जो है हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो पहला कारण हम लोग देखते हैं, पहला जो महत्वपूर्ण कारण है कि मध्य एशिया में घोड़ों की बेहतरीन नस्लें पाई जाती थी। पूरे दुनिया में यहाँ घोड़ों की सबसे अच्छी
किस्में थी और इन्हें मजबूत अनुशासित योद्धाओं द्वारा पाला जाता था। ये घोड़े अरब और भारत में आयात किए जाते थे क्योंकि यहाँ के घोड़ों की देसी नस्लें मध्य एशियाई घोड़े की तरह अच्छी नहीं थी। घूर के लोग घोड़े पालक के रूप में बहुत बहुत दूर तक के प्रसिद्ध थे। मतलब इनकी जो विजय है उसके पहले रीजन में हम लोग देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इनके पास बहुत ही शक्तिशाली घोड़ों की जो नस्लें हैं वो थी। दूसरा कारण हम लोग देखेंगे कि यहाँ युद्ध के उपकरण आसानी से उपलब्ध थे। घूर क्षेत्र, जिसे घौर भी कहा जाता है, अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक था। उनके पड़ोसी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे धातु, विशेष रूप से लोहे की धातुओं में समृद्धता थी। मतलब वहाँ पे जो लोहे की धातु है वो आसानी से अवेलेबल हो जाते थे। इस स्थलाकृति क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में धातुएं बहुतायत में पाई जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोहा भारी मात्रा में उपलब्ध था। घूर के जो लोग हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में हथियार और उपकरणों का उत्पादन करते थे। उन्होंने पड़ोसी देशों में इन वस्तुओं का निर्यात किया। हुद्दुदुल आलम के अनाम लेख शब्दों में इस प्रांत से दास, कवच, कोट और अच्छे अस्त्र शस्त्र लाए जाते थे। इस समय के कुछ अन्य लेखकों के द्वारा भी घूर और काबुल से लेकर कारलुक के तक के जो क्षेत्र है इनका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसलिए युद्ध और औजार सामग्री तुर्की योद्धाओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। जब हम लोग देखते हैं, जब मोहम्मद गजनी ने 1020 सी में घूर पर हमला किया तो उसके प्रमुख अबुल हसन खलफ ने उसके ढाल और कुरसाइन के साथ अस्त्र शस्त्र दिए। मोहम्मद ने घूरी हथियारों के मूल्यों को पहचाना और उसकी प्रशंसा की थी। उसने घूरिद अधिकारियों को घेराबंदी युद्ध के विशेषज्ञों के रूप में नियुक्त किया। इस तरह हम देखेंगे कि अच्छी गुणवत्ता वाले घोड़े और युद्ध सामग्री की आपूर्ति ने हर जगह तुर्कों को उनकी सैन्य गतिविधियों में मदद की। घूर ने हाल ही में मुस्लिम सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अपने दरवाजे खोले थे। मध्ययुगीन युद्ध में दो महत्वपूर्ण जरूरतें थी, पहला था घोड़ा और दूसरा था लोहा। घूर के साथ हम लोग देख सकते हैं अफगानिस्तान का ये जो नक्शा है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये घूर वाला एरिया है। अरबी में इसका अर्थ है विश्व की सीमाएं। यह जो 10वीं शताब्दी में अज्ञात लेखकों द्वारा फारसी में लिखी गई थी। भूगोल पर एक रचना है लेखक जोजियन, जो कि अफगानिस्तान के 34वें प्रांत में से एक था। यहाँ का जो एक निवासी था जोजियन, जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है। फिर हम लोग देखेंगे कि तुर्की जो योद्धा है उनकी सफलता के पीछे जिम्मेदारी उनकी कारण गाजी की भावना है। ठीक है, पहली बार जब हम पश्चिम एशिया में देखते हैं कि तुर्की योद्धाओं को तुर्कोमान या गैर तुर्की खानाबदोश योद्धाओं के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ना पड़ा। इस समय ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र जो कि ईरानी शासन के अधीन था, उसके आसपास वाले जो क्षेत्र है इसमें तुर्क और गैर मुस्लिम खानाबदोश तुर्कमानों का निवास था। तुर्क और गुज या ओगुज जैसे तुर्कमानों के बीच लगातार झगड़े होते थे। वे कारा, खिताई, मध्य एशियाई मैदान में रहते थे। इस अवधि के दौरान तुर्की सम्राटों ने गुलामों को पकड़ने के लिए तुर्कमेन क्षेत्रों में निरंतर घुसपैठ की। वर्तमान अफगानिस्तान के हेरात, वर्तमान ईरान के सिस्तान, वर्तमान उज्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा के गुलाम बाजारों में इन गुलामों की बहुत ज्यादा मांग थी। घूर के इन बाजारों में दासों की आपूर्ति किया करते थे। इस तरह के अभियानों में शामिल योद्धा लूट से कमाने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि इस तरह के लूट और लूट के पीछे मुस्लिम तुर्की योद्धाओं का एक अन्य उद्देश्य था, इस्लाम को गैर मुस्लिम आबादी के बीच फैलाना था और इसलिए उन्होंने गाजियों के रूप में जाना जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि गाजी की भावना को मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियों से लड़ने के लिए सुयोजित किया गया। बाद में भारत में अविश्वासियों के खिलाफ अपनाया गया था। मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान का एक लुटेरा था। उसने भारत पर आक्रमण के समय उसी गाजी की भावना को अपनाया और प्रदर्शित किया। कुछ इतिहासकार भारतीय उपमहाद्वीप में उसके आक्रमण और विजय को एक पवित्र युद्ध के रूप में देखते थे। इसमें सहायता करने वाले स्वयंसेवकों को कोई कमी नहीं थी। उनकी विजय पूरे पूरब में प्रसिद्ध थी। कुछ 20,000 योद्धा ऑक्सस के आगे से आए थे। वे प्रार्थना करते थे उन्हें इस्लाम के लिए युद्ध करने का अधिकार मिला और संभवतः वे इस महान कार्य के लिए शहादत का ताज पहनने के लिए भी आतुर थे। इस तरह के जोश ने एक विशाल सेना को मजबूत किया और 1018 सीई में भारत में अपना सबसे बड़ा अभियान चलाया और उसने मकसद में बहुत दूर तक पहुंचाया। और आगे हम लोग देखेंगे पश्चिमोत्तर भारत में गाजी का आक्रमण।